हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में आज हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन आरंभ कर दिया था। और अपने उस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर एक्ट बनाए। इसमें से पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है, इस एक्ट के तहत जो है, भारत में अंग्रेजों का केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी उन्होंने। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। कलकत्ता में 1764 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें कि एक मुख्य जज होते हैं और 3 होते हैं अन्य जज। मुख्य जज जो होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से, भारतीयों के साथ निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने और रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत जो है, दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बनते हैं व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होते हैं वो राजनीतिक मामलों के लिए बनाए जाते हैं। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और कंपनी का जो एक अधिकार था व्यापार, भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था कंपनी का, उसे उसे छीन लिया जाता है। हालांकि कंपनी के पास जो है चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने का एक अधिकार सुरक्षित रहता है। उसके बाद इस एक्ट के तहत जो है, ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दे दी जाती है। 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु इस एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को आज्ञा दे दी जाती है कि भाई आप लोग आइए और अपने धर्म का प्रचार करिए भारत में। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके तहत जो है, व्यापारिक अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापारिक अधिकार था भारत के साथ, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। और भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाते थे, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। भारत का जो भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया जाता है, जिसके लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। चौथे सदस्य के रूप में जो है, विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। दासता का उन्मूलन होता है 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है, दासता का उन्मूलन होता है 1843 में। और गवर्नर जनरल को जो है, पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। पहला विधि आयोग का गठन होता है 1834 में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन होता है 1834 में। उसके बाद हम देखेंगे कि 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके तहत जो है, कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण जो पद होते थे, उसकी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था होती है। मैकाले समिति का गठन होता है 1854 में, और विधायी व प्रशासनिक कार्य जो होते हैं भारत का, उसको पृथक कर दिया जाता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें कि भारत का जो शासन होता है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। भारत का शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम।
ये हुआ था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। भारत में एक मंत्री पद की स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की का जो पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है। भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति होती है और पहले अब तक जो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते थे उन्हें वायसराय कहा जाने लगा और पहले वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। वायसराय जो होता है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुना जाता है, जो भारत के शासन की देखरेख करने के लिए भारत में नियुक्त होता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो होता है, इसके तहत क्या होता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि ऐसे अध्यादेश की जो अवधि थी वो सिर्फ 6 महीने ही होती है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि भारत के लिए कानून बनाया जा रहा है तो उसमें भारतीयों का होना आवश्यक होता है। तो उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं कि ये 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों को मनोनीत करते हैं। कौन कौन से? बनारस के राजा, पंजाब के महाराजा और सर दिनकर राव को ये अपनी विधान परिषद में इन 3 भारतीयों को ये मनोनीत करते हैं। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है और भारतीयों को बजट पे बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी जाती है। किसके तहत? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का आरंभ होता है और बजट पे बहस करना और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि अगला अधिनियम कौन सा आता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का उपबंध कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मुस्लिम सदस्य जो भी चुने जाएंगे उन्हें मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते हैं। इस प्रकार से जो है सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की जाती है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। मॉर्ले मिंटो जो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। इस अधिनियम के तहत जो है बजट पर विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने का और मत देने का अधिकार दिया जाता है। जितने भी अधिनियम पेश किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उसमें जो है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। पहला होता है राज्य परिषद और दूसरा होता है केंद्र परिषद। इसमें जो है इन दोनों जो भी परिषद होते हैं इन दोनों का अधिकार एक समान होता है। कुछ सदस्यों को इसमें निर्वाचित करते हैं और कुछ को मनोनीत किया जाता है, लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो है निचला सदन होता है उसके पास होता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको मानते हैं हम? तो लियोनस कार्टियस को जो है प्रांतों में द्वैध शासन का जनक मानते हैं। प्रांतीय विषय जो होते हैं उसे 2 भागों में बांट देते हैं इस अधिनियम के द्वारा। पहला होता है आरक्षित और दूसरा होता है हस्तांतरित। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए जो है ली आयोग की सिफारिश पे जो है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और जो 1909 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन बनाया गया था उसका विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय
को इन सब के लिए जो है पृथक निर्वाचन का उपबंध किया जाता है। केंद्रीय बजट को जो है राज्य के बजट से अलग कर दिया जाता है और 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। और उस समय जो है कि इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज जो है वो इंग्लैंड के पीएम थे उस समय 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि प्रांतों में जहाँ की द्वैध शासन लागू होता है उनका अंत कर दिया जाता है और उन्हें प्रांतों को स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया जाता है कि प्रांतों को अब जो है स्वतंत्र कर दिया गया और उसे स्वशासित करने का संवैधानिक आधार दिया गया। विधायी शक्तियों को जो है 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा? एक केंद्र और दूसरा प्रांतीय विधान मंडल में विभाजित कर दिया जाता है विधायी शक्तियों को। और जितने भी क्षेत्र होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इन 3 भागों में बांट दिया जाता है सारी शक्तियों को। परिसंघ सूची में जो भी विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र के पास। प्रांतीय सूची में जो भी विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है प्रांतों के पास। और समवर्ती सूची में जो भी विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था। परिसंघ और प्रांतीय सूची दोनों एक साथ इस पर कानून बना सकते थे। परंतु अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो होती हैं वो वायसराय के पास होती हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास होती है? वायसराय के पास होती है। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के लिए अपने कुछ कथन कहे थे, जिनमें से है उन्होंने कहा था कि यह 1935 का भारत शासन अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र है। और एक दूसरा कहा था कि यह एक बिना ब्रेक की गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है परंतु ब्रेक तो है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसमें कि एक मुख्य जज होते हैं और 2 अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दी जाती है इस अधिनियम के तहत। भारत में जो परिषद होता है उसका अंत कर दिया जाता है किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के परिषद का अंत कर दिया जाता है। और यहाँ भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है और अलग अलग जो भी लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है और उपबंध किया जाता है। भारतीय साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और उस समय तक जो है वर्मा भारत में मिला हुआ था और इसी अधिनियम के तहत जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को जो है इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया जाता है जिसमें कि 20 धाराएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और ब्रिटिश सरकार जो है वो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सत्ता
सत्ता सौंपेगी और दोनों अधिराज्यों के लिए एक-एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। किसकी सलाह पे? तो मंत्रिमंडल की सलाह पे जो है दोनों अधिराज्यों के लिए एक-एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत में जो मंत्री का पद है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है संविधान बनाने तक, जब तक कि संविधान सभा बनेगी और वह नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक जो है भारत का शासन या फिर इन दोनों अधिराज्यों का शासन जो है 1945 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासित किया जाएगा। देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं, आप या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं या फिर हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाएं। सिलहट एक ऐसा देशी रियासत था जिसने कि जब 1947 में जनमत संग्रह करवाया जाता है तो सिलहट ही एक ऐसा देशी रियासत था जिसने कि पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। अब भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे जुलाई 1946 को किया गया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पे किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा का विचार अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा जो है इन्होंने भारत में संविधान सभा का विचार दिया था इन्होंने कि भारत का संविधान सभा होना चाहिए। और कांग्रेस ने जो है 1935 का जो संविधान सभा हुआ था 1935 में भी इन्होंने भारतीय अधिनियम जो आया था 1935 का, उसमें इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी कांग्रेस ने। उसके बाद जो है 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया गया था कि नहीं, भारत के लिए भी एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब स्वीकार किया था, किसके द्वारा? तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी कुल सदस्यों की संख्या। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन के समय जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें से 296 सदस्य जो थे वो प्रांतों के सदस्य थे और जिसमें से जब चुनाव किया जाता है तो उसमें से कांग्रेस जो है वो 208 स्थान प्राप्त करती है और मुस्लिम लीग 73 स्थान प्राप्त करती है और अन्य दल जो होते हैं वो 15 स्थान प्राप्त करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है नई दिल्ली में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनको अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किनको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग जो होती है उसको वो इस संविधान सभा का बहिष्कार करती है और अलग संविधान सब पाकिस्तान के लिए जो है वो अलग संविधान सभा की मांग करती है मुस्लिम लीग। हैदराबाद जो है संविधान सभा में सारे देशी रियासत और प्रांतों के जो भी सदस्य थे उनका वो सारे सम्मिलित थे, परंतु हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसका प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। संविधान सभा में जो है स्थानों का आवंटन जो है जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पे एक स्थान का आवंटन किया गया था। इसमें जो है जो प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे उसमें 3 समुदायों ने भाग लिया था। 3 समुदायों ने प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में, मुस्लिम, सिख और साधारण लोग। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो
15 होती है, 15 महिला सदस्य होती हैं संविधान सभा में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सदस्य नियुक्त किया जाता है और संविधान सभा जो है वो 2 उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए नियुक्त करती है, जिसमें से पहले होते हैं H.C. मुखर्जी। इनको 25 जनवरी 1947 को नियुक्त किया जाता है संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष। दूसरे उपाध्यक्ष नियुक्त होते हैं V.T. कृष्णमचारी। 16 जुलाई 1947 को नियुक्त होते हैं V.T. कृष्णमचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष। संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ होता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की कार्यवाही आरंभ होती है इनके उद्देश्य प्रस्ताव के साथ।